हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज से हम अपने डीबीएफ और जैब एग्जाम के लिए एक नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये शुरुआत हम अपने इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर 4 मॉड्यूल दिए गए हैं, मॉड्यूल ए, बी, सी एंड डी। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो मॉड्यूल सी के साथ कर रहे हैं, जिसमें मॉड्यूल सी का नाम है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। और इस मॉड्यूल के अंदर चैप्टर नंबर 20 से शुरुआत होती है और 20th चैप्टर का नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। इसी चैप्टर की एक और क्लास होगी जिसके अंदर आप जानेंगे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जिसके अंदर बेसिकली आप पूरी की पूरी बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से एक नए बैच की और फर्स्ट क्लास के साथ। चलिए, तो इंडियन फाइनेंस सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहां से भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम प्रेप ऐप, बहुत सारी सिमिलर ऐप्स हैं, तो उसमें से आपको देख लेना है कि जिसके अंदर हमारा लोगो लगा हुआ है वही ऐप आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने का फायदा ये होगा कि जितनी भी क्लासेज होंगी वो एक सीक्वेंस के अंदर आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। किसी भी कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं और जो पीडीएफ नोट्स हैं, क्विजेज हैं और टेस्ट सीरीज हैं, वो सारी की सारी आपको ऐप पर ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। व्हाट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? तो सबसे पहले इसके अंदर हम सिस्टम वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी काम को करने की जो प्रोसेस होती है और उससे जुड़े हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग and rules and regulation associated with it is called the system। अब यहां पर किस सिस्टम की बात हो रही है? अब सिस्टम तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर के बाद तीसरा चैप्टर और लिंक करके चीजें पढ़ा रहा हूं, तो ये भी तो पढ़ाने का एक सिस्टम हो गया। तो सिस्टम किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन यहां पर किस सिस्टम की बात हो रही है? फाइनेंशियल सिस्टम की। और फाइनेंशियल शब्द कहां से आया है? फाइनेंस से आया है। और फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है मनी। मनी यानी कि पैसा, या हम इसको कैपिटल से भी जोड़ सकते हैं। इसको हम किससे जोड़ सकते हैं? कैपिटल से भी जोड़ सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों का मीनिंग एक साथ कवर करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि पैसे के लेन देन से जुड़े हुए जो भी प्रोसेस है और रूल रेगुलेशंस है उसी को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। अब ये रूल रेगुलेशन कहां पर तो हम कहां का फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? इंडिया का, ना कि किसी अदर कंट्री का। तो इंडिया के अंदर पैसों के सर्कुलेशन से, यानी कि मनी के सर्कुलेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है और उससे जुड़े हुए रूल्स रेगुलेशंस है उसी को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। अब बेटा बात आती है कि मनी का सर्कुलेशन कहां पर होता है, किन के बीच में होता है। तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी के अंदर दो सेगमेंट होते हैं। एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसको हमेशा पैसों की नीड होती है, वो नीडी सेगमेंट कहलाएगा। और एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसके पास पैसे अपनी नीड से ज्यादा होते हैं, यानी कि सरप्लस सेगमेंट कहलाएगा। तो नीडी सेगमेंट सरप्लस सेगमेंट से नीडी सेगमेंट की तरफ और फिर नीडी सेगमेंट से रिटर्न्स की फॉर्म में सरप्लस सेगमेंट की तरफ जो मनी का सर्कुलेशन होता है और उसके लिए जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, प्रोसेस बनाई गई हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। ये हुआ बेसिक लैंग्वेज के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन। तो इंडियन फाइनेंस सिस्टम का थोड़ा बहुत आपने मीनिंग क्लियर किया होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस सिस्टम इज द सेट ऑफ सब सिस्टम्स दैट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम सरप्लस सेगमेंट टू नीडी सेगमेंट। ठीक है, इन एन इफेक्टिव एंड इफिशियंट वे। इन एन इफेक्टिव एंड इफिशियंट वे। तो हम इसको डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मीनिंग सबका क्या होगा? सिमिलर ही होगा। और आगे चलकर अगर हम बात करें कि इंडियन फाइनेंस सिस्टम को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा हमारा फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम और दूसरा होगा इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम।
फॉर्मल फंड सिस्टम को हम ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और इनफॉर्मल सिस्टम को हम अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप किसी बुक को या किसी पोर्टल को रेफर करते हैं तो कहीं कहीं पर फॉर्मल और इनफॉर्मल की जगह पर आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड लिखा हुआ भी मिल सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफाइन किया था फाइनेंशियल सिस्टम को कि फाइनेंशियल सिस्टम इज द सेट ऑफ सब सिस्टम्स। सब सिस्टम इज रेगुलेटर्स, रेगुलेटरी बॉडीज, मीडिएटर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स। ये क्या है? सब सिस्टम्स है। इन सब सिस्टम्स ने मिलकर किसको बनाया है? फाइनेंशियल सिस्टम को बनाया है। तो सबसे पहले हम मीनिंग क्लियर करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का। तो फाइनेंशियल सिस्टम, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या है? एक सब सिस्टम है। सब सिस्टम किसका? अलग अलग, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स का, इन सब से मिलकर क्या बना हुआ है? एक बड़ा सिस्टम बना हुआ है। या इसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ सब सिस्टम्स दैट इंक्लूड्स द regulatory bodies, financial institutions, financial market and the financial instruments. तो financial system is the network of various regulatory bodies, financial institutions, financial market and the financial instruments that work together to provide the financial services. किसको financial services provide कराएंगे? इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को, इन सब को हम क्या कराएंगे? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। और इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? अभी हमने ऊपर भी डिफाइन की, रेगुलेटरी बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड द फाइनेंशियल मार्केट। आखिर हमें इसकी नीड क्यों पड़ती है? इस सिस्टम की हमें नीड क्यों पड़ती है? तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था, याद कीजिए कि हमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होता है, वो पैसे के बिना नहीं हो सकती। और पैसे का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसको पैसों की जरूरत है उस तक पैसे पहुंचने चाहिए। तो जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर हम दो सेगमेंट देखते हैं। एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसके पास सरप्लस मनी होती है, जिसके पास अपनी नीड से ज्यादा पैसा होता है, जिसको हम सरप्लस सेगमेंट ऑफ मनी कह सकते हैं। और एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसको पैसों की जरूरत होती है, उसको हम नीडी सेगमेंट कह सकते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं? नीडी सेगमेंट कह सकते हैं। तो अब यहां पर डिफाइन करते हैं हम कि सरप्लस सेगमेंट कौन होगा? जिनके पास एक्सेस मनी होगी, तो वो पैसे देने वाले बन जाएंगे, तो उनको हम लेंडर भी कह सकते हैं। किन किन के पास जरूरत से ज्यादा पैसे हो सकते हैं? आपके पास और मेरे पास। ठीक है, हम दोनों के पास अगर कुछ सेविंग्स हैं तो हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा हो सकता है। और किन के पास हो सकता है? जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इनके पास भी अपनी नीड से ज्यादा पैसे होते हैं। तो ये सभी कहां पर आ जाएंगे? सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस या सरप्लस साइड ऑफ फाइनेंस या लेंडर साइड ऑफ द फाइनेंस, इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। और किन को हमेशा जरूरत होती है? आपको और मुझे भी हो सकती है। तो इंडिविजुअल इधर भी आ सकते हैं, प्लस जितने भी बिजनेसेस होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रीकल्चर होता है और गवर्नमेंट होता है, इनको भी हमेशा फाइनेंस की, पैसों की जरूरत रहती है। तो अब जो सरप्लस सेगमेंट है उससे डिमांड साइड या नीडी सेगमेंट की तरफ मनी ट्रांसफर करने के लिए जो रूल, रेगुलेशंस और प्रोसेस बनाई होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। और फाइनेंशियल सिस्टम इसी में हमारी हेल्प करता है कि ये पैसा यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाए, इन लोगों तक ट्रांसफर हो जाए। अब इन लोगों तक ट्रांसफर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस बनानी पड़ेगी। और उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, जिसमें हमने सबसे पहले रखा था रेगुलेटरी बॉडीज, जिसमें आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, एनएचबी, पीएफआरडीए, ये सब हो सकते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? यहां से पैसा यहां पर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और ये बदले में क्या देंगे? ये बदले में अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करेंगे, और अगर शेयर्स इशू किए हैं तो ये शेयर्स पर क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। शेयर्स पर क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। आखिर अब ये जो दोनों पार्टीज हैं, ये एक दूसरे से मैच कैसे करेंगे, यानी कि मिलेंगी कैसे? तो ये मिलेंगी फाइनेंशियल मार्केट में। कहां पर मिलेंगी? ये
फाइनेंशियल मार्केट में। अगर एक दूसरे को पहले से जानते हैं, जैसे आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं, तो हम डायरेक्टली अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकते हैं, डायरेक्टली मीट कर सकते हैं। तो इनका जो लेन देन होगा वो डायरेक्ट भी हो सकता है। और अगर नहीं जानते तो मैंने जैसे अपना पैसा बैंक में जमा किया और बैंक्स ने इन बिजनेसेस को ये पैसा दिया, तो बीच में कौन आ गए? मीडिएटर्स आ गए। तो वो जो लेन देन होगा वो कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा। तो जो मनी का सर्कुलेशन है सरप्लस सेगमेंट से नीडी सेगमेंट की तरफ और फिर नीडी सेगमेंट से सरप्लस सेगमेंट की तरफ, वो दो प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे होगा अगर आप जानते हैं, और इनडायरेक्ट कैसे होगा? मीडिएटर्स के थ्रू होगा। मीडिएटर्स कौन होंगे? बैंक्स होंगे, एनबीएफसी होंगी, म्यूचुअल फंड कंपनीज होंगी, इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, इन सबको कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम किस में हेल्प करता है? ट्रांसफर एंड बेटर एलोकेशन। सबसे पहले ट्रांसफर समझना, पैसा यहां से यहां चला गया। और बेटर एलोकेशन, बेटर एलोकेशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा ना हो कि सारा का सारा पैसा बिजनेसेस को ही जा रहा है, इनके बीच में बेटर एलोकेशन भी होना चाहिए। तो फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन द ट्रांसफर एंड बेटर एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? पैसा। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम सरप्लस सेगमेंट टू नीडी सेगमेंट इन एन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे। इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव का मतलब हुआ ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेसमैन को 1 करोड़ आज चाहिए तो उसकी नीड आजकल में ही पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बैंक ये कहे कि भाई 1 साल के बाद आना या 6 महीने के बाद आना, तब ही हम आपको इतना पैसा दे सकते हैं। तो ऑन टाइम ये नीड अगर पूरी हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि इफेक्टिव है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। और इफिशियंट का मतलब क्या है? एट लोअर कॉस्ट। मैं यहां पर लिख देता हूं, एट लोअर कॉस्ट। एट लोअर कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब आप बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए गए या फंड रेज करने के लिए गए, तो उसके ऊपर जो आप रिटर्न की फॉर्म में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई रेट ना हो, कंपिटिटिव रेट पर हो, मार्केट रेट्स पर हो, जो मार्केट में रेट चल रहे हैं। तो हमेशा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो इफेक्टिव हो और इफिशियंट हो। उसको बनाने की हम कोशिश करते हैं। कौन? जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, गवर्नमेंट है, वो सब मिलकर उसको इफेक्टिव एंड इफिशियंट बनाने की कोशिश करते हैं। एक कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम जितना इफेक्टिव और इफिशियंट होगा, उस कंट्री की का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और फास्ट होगा, उतना ही रोबस्ट होगा, उतना ही रोबस्ट होगा। तो अभी आपने समझा कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका मीनिंग क्या है और उसके कंपोनेंट क्या हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मीनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम को डिवाइड करना चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल को हम ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम भी कह सकते हैं और इनफॉर्मल को हम अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम भी कह सकते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम होता है जो किसी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा रेगुलेटेड होता है, जिसके लिए प्रॉपर प्रोसेस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं और जिसका डाटा जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं और गवर्नमेंट है उनके साथ शेयर किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो किसी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा रेगुलेट नहीं होता, जिसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसेस नहीं बनी होती है। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलता है और इसका डाटा किसी रेगुलेटरी बॉडी या गवर्नमेंट के साथ भी शेयर नहीं किया जाता है। तो वो क्या कहलाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जितना भी आप बैंकों के साथ लेन देन करते हो वो सारा का सारा फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम है, क्योंकि सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है और सभी के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। और इनफॉर्मल का जो लेन देन है वो म्यूचुअल बोरिंग्स होती हैं, जैसे आपने अपनी फैमिली से, पेरेंट से या किसी साहूकार, महाजन, बनिया, मनी लेंडर से लेन देन किया, जिसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता, ना ही वो किसी के द्वारा रेगुलेटेड होता है, ना ही उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही उसका हमारे पास डाटा होता है। और डाटा नहीं है तो हम उसको कंट्रोल या रेगुलेट भी नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम। तो अब इसका तो डाटा ही नहीं होता तो इसको तो हम स्टडी ही नहीं कर सकते, लेकिन एग्जिस्ट करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, लेकिन एग्जिस्ट करता है, तो इसको तो हम स्टडी नहीं कर सकते। तो हम स्टडी किसको करेंगे? फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को। और फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के ये कंपोनेंट्स हैं। फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब सेगमेंट्स लाइक रेगुलेटरी बॉडीज, मीडिएटर्स,
फाइनेंशियल सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट्स एंड द फाइनेंशियल मार्केट. Formal finance system can be divided into the sub parts like regulatory bodies, financial instruments, financial institutions and the financial market. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटर्स की, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स. तो रेगुलेटर्स के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और सबसे बड़ा रेगुलेटर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये सभी क्या होंगे? रेगुलेटर्स होंगे. ये किन को रेगुलेट करेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, मीडिएटर्स को रेगुलेट करेंगे. तो मीडिएटर्स में कौन शामिल होगा? बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड कंपनी. ये सभी कंपनीज क्या होंगी? इसके अंदर शामिल होंगी. इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह सब शामिल होंगी. ये जो रेगुलेटर हैं इन सभी को रेगुलेट करेंगे. क्यों करेंगे आखिर रेगुलेट? क्योंकि ये इन सब चीजों के अंदर लेन देन करते हैं. किन के अंदर लेन देन करते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या शामिल है? इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा. ये सभी इसके पार्ट्स हैं. और ये सब लेन देन आखिर होता कहां पर है? ये होगा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर. और फाइनेंशियल मार्केट एक फिजिकल मार्केट भी हो सकती है और ऑनलाइन मार्केट भी हो सकती है. जरूरी नहीं कि एक फिजिकल लोकेशन ही होना जरूरी है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है. आगे चलकर हम फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज के अंदर डील करती है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज के अंदर डील करती है. तो हमने जाना कि फाइनेंस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. इनफॉर्मल को हम स्टडी नहीं करते, फॉर्मल को स्टडी करते हैं. फॉर्मल को फर्दर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं बेटा. अगर आपको यहां तक समझ में आया है, मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर प्रॉपर, क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है. तो सबसे पहले रेगुलेशन. तो फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम है जिसको रेगुलेटरी बॉडीज रेगुलेट करते हैं, जिसके एग्जांपल्स हो सकते हैं आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, पीएफआरडीए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इन सब के द्वारा क्या होता है? रेगुलेटेड होता है. ये हैवीली रेगुलेटेड होता है. और इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम, यहां पर रेगुलेशन की कमी देखी जा सकती है. ये रेगुलेटेड नहीं होता क्योंकि जो म्यूचुअल बोरिंग्स हैं उसको गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटरी बॉडी कहां तक रेगुलेट कर सकती है? अगर आपको पैसों की जरूरत है, आपने अपनी फैमिली से, फ्रेंड से या किसी भी जानकार से लेन देन किया, तो उसको गवर्नमेंट कहां तक रेगुलेट कर सकती है? ठीक है, तो यहां पर रेगुलेशन की भारी कमी देखी जा सकती है. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर शामिल होते हैं? तो फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर बैंक्स, एनबीएफसीज, ठीक है, बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सब शामिल होती हैं. स्टॉक एक्सचेंज शामिल होते हैं. लेकिन जो इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम है इसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं होती. ये प्राइवेट मनी लैंडर्स होते हैं, जिनके एग्जांपल साहूकार, महाजन, बनिया या म्यूचुअल बोरिंग्स, ये सब कुछ हो सकती हैं. तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं यहाँ पर. फॉरेन फाइनेंस सिस्टम में जो लेन देन की प्रोसेस होती है वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होती है. और जैसे आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो आपसे जो लैंडिंग के लिए फॉर्म फिल करवाएंगे, डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंटेशंस मांगेंगे. जो आपके पास कोलैटरल्स, जो बैंक के पास गिरवी रख रहे हो अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे. तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है. लेकिन यहाँ पर जान पहचान के तौर पर इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर जो लेन देन होता है जान पहचान के ऊपर होता है, ट्रस्ट के बेसिस पर होता है. तो यहाँ पर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है. ठीक है, उसके बाद एक्सेस की बात करें कि इसकी पहुंच कहां तक है फॉरेन फाइनेंस सिस्टम की, तो लिमिटेड बाय द एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या सभी लोग फॉरेन फाइनेंस सिस्टम से का पार्ट बन सकते हैं? नहीं, जिनके जो एलिजिबल होंगे वही इसका पार्ट बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोलैटरल नहीं है लोन लेने के लिए, तो आप फॉरेन फाइनेंस सिस्टम यानी कि किसी बैंक से लोन नहीं ले पाओगे. तो इसकी जो एक्सेस है वो लिमिटेड है. और ये क्या है, इसकी ब्रॉडर रेंज है कि कोई एलिजिबल नहीं है तब भी जान पहचान के तौर पर क्या है, लेन देन किया जा सकता है. अब बात करते हैं रिस्क की. तो फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम में जितना भी लेन देन हो रहा है वो बहुत ही रेगुलेटेड है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, पेपर वर्क किया जा रहा है. तो यहां पर जो रिस्क है पैसा डूबने का वो जनरली लो होता है. और इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर जो पैसा का लेन देन होता है, पैसों का लेन देन होता है, मनी सर्कुलेशन होता है,
वो ट्रस्ट के बेसिस पर होता है और ट्रस्ट हमेशा काम नहीं आता है, तो यहां पर ज्यादा रिस्क होता है लेन देन के अंदर, ये रिस्की है। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फॉरेन फाइनेंस सिस्टम रेगुलेटेड है, यहां पर इंटरेस्ट रेट सभी कस्टमर्स के लिए स्टैंडर्ड रहेगी, रेगुलेटेड रहेगी, जबकि इन फॉरेन फाइनेंस सिस्टम के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम नहीं होती, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर आप ज्यादा जान पहचान है, क्लोज रिलेशन हैं, तो मे बी जो आपकी इंटरेस्ट रेट है वो लो हो सकती है, और अगर आप बहुत ज्यादा नीड के अंदर हैं तो हो सकता है आपकी नीड का फायदा उठाया जाए और आपसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाए। उसके बाद स्केल की बात करते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये लेन देन होता है। तो फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शामिल थे, तो ये एक लार्ज स्केल पर लेन देन होता है। तो पूरे इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो फैले हुए हैं, तो लेन देन का क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एसबीआई की, तो एसबीआई पूरे इंडिया के अंदर लेन देन करता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पर इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम में कोई प्राइवेट मनी लेंडर है, तो उसकी एक ज्योग्राफिकल लिमिट होगी, वो अपने एरिया के अंदर ही पैसों का लेन देन कर रहा होगा, वो पैन इंडिया लेवल पर नहीं कर रहा होगा। तो यहां पर जो स्केल है वो स्मॉलर स्केल होता है और फॉरेन फाइनेंस सिस्टम में लार्जर स्केल होता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। तो फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर हैवीली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है यहां पर, ठीक है। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन है तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है, तो पूरा लेन देन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और यहां पर जो ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू होता है, खाता बही में लिखा जाएगा जो भी लेन देन किया जाएगा, कहां पर, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेलिटीज। तो यहां पर बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज, रूल रेगुलेशन होते हैं किसके अंदर, फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर। और इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम यहां पर ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है और यहां पर ज्यादा ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं होता है, तो फॉर्मेलिटीज यहां पर थोड़ी सी कम होती है। तो ये था एक डिफरेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर, जिसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर होने के बाद कंपोनेंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटरी बॉडीज, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इस प्रकार से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप ऐसे क्लासिफाई करें। ये मैंने एक कटिंग लगाई हुई है यहां पर, ये दिखाने के लिए कि आगे चलकर जितने भी यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सभी हमारे सिलेबस के अंदर कवर होंगे, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई फाइनेंशियल मार्केट, तो अभी मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं, वो ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रम मनी, ये सब रहते हैं। और कैपिटल मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज जो मार्केट होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, इंश्योरेंस मार्केट। डिफरेंट टाइप की मार्केट्स के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, और उनके अंदर डिफरेंट सिक्योरिटीज का लेन देन होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एनबीएफसी आ जाएंगी, इंश्योरेंस कंपनियां आ जाएंगी, म्यूचुअल फंड कंपनीज आ जाएंगी। और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो सब शामिल हो जाएंगे। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इनको भी हम टर्म के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए हम मनी मार्केट जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। टाइप्स दो, प्राइमरी सिक्योरिटीज, सेकेंडरी सिक्योरिटीज और इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें क्लासिफाई कर सकते हैं। और सर्विसेज, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, फंड बेस्ड और फीस बेस्ड। तो कई बार आप लोन लेने से पहले अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं, तो सिबिल स्कोर कौन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी जो प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जो रेटिंग प्रोवाइड करते हैं उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहते हैं। तो वो क्या लेती हैं आपसे, फीस लेती हैं। मर्चेंट बैंक हो गए, और फंड बेस्ड होगी जो लीजिंग, हायर परचेज और फैक्टरिंग, ये सब हो गए। इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इनको वन बाय वन आगे एक एक चैप्टर में हम कवर करेंगे। ये तो मैं जस्ट आपको ज्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूं कि भाई और फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। अगर मैं चाहूं तो इनके बीच से और सब पॉइंट्स बनाकर क्लासिफाई कर सकता हूं और एक ट्री बना सकता हूं। इट मींस ये पूरा पूरा आपका क्या है, सिलेबस है, जो हम सी सेक्शन के अंदर, सी मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आगे
आएंगी ये सारी की सारी चीजें, सी और डी के अंदर हम इन चीजों को पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल जो सिस्टम था उसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट मैंने आपको बताया था रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज कौन होती हैं? रेगुलेटरी बॉडीज ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती हैं, जिसके अंदर आरबीआई, सेबी, नाबार्ड और आईआरडीए ये सब शामिल थी। और इनका मेन जो पर्पज होता है रेगुलेट करने का वो होता है कि स्टेबिलिटी को एंश्योर कर सकें और पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पूरे पूरे सिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं? डिपॉजिट की, लोन की, ट्रांसफर की, ये सभी क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। और ये डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा क्या किए जाते हैं? रेगुलेट किए जाते हैं। उसके बाद हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो फंड रेज करने के काम आते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये सब क्या हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस होता है जहां पर बायर और सेलर आकर मीट करते हैं। अब जरूरी नहीं कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही होनी चाहिए, ये ऑनलाइन मार्केट भी हो सकती है। और इस मार्केट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेजरली, जिसको हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कहते हैं। कैपिटल मार्केट को दो पार्ट में, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। और इनको रेगुलेट करने के लिए जैसे हमारे पास एनएससी है, बीएससी है। तो ये था हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सर्विसेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो डिपॉजिट, विड्रॉल, लोन, ट्रांसफर, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब सर्विसेज क्या कहलाएंगी? फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाएंगी। तो ये था हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। बेसिकली उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो बैंक की हिस्ट्री है उनको हम पढ़ेंगे। पहला बैंक कब बना था, फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, फिर आरबीआई कैसे बना, ये सब चीजें आएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को लंबा नहीं करते हैं, शॉर्ट रखते हैं। हैव ए नाइस डे।